हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नारायण मली, सहायक आचार्य इतिहास की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बीए पार्ट सेकंड के द्वितीय प्रश्न पत्र में राजस्थान में सिंधु सभ्यता के विस्तार के अंतर्गत कालीबंगा सभ्यता एवं संस्कृति की विशेषताओं पर थोड़ी चर्चा करेंगे। वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में प्राचीन सरस्वती व द्रस्वती नदी घाटियों में आज से 4-5 हजार वर्ष पूर्व मानव सभ्यता पुष्पित एवं पल्लवित हो रही थी, जिस पर सिंधु सभ्यता में संस्कृति का प्रभाव था। इस सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने 1952-53 ईस्वी में हड़प्पा या सिंधु संस्कृति के स्थल ढूंढने के क्रम में की। 1961 में बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। यहाँ 2 टीलों पर, पश्चिम में छोटे टीले पर और पूर्व में बड़े टीले पर किए गए उत्खनन से हमें सिंधु पूर्व संस्कृति और विकसित सिंधु संस्कृति के अवशेष साथ साथ मिले हैं। दोनों ही टीले अलग अलग रक्षा प्राचीर से गिरे हुए थे और जो गढ़ी हमें यहाँ मिली है वो भी 2 भागों में विभाजित थी। उत्तरी भाग में शायद पुरोहितों का निवास था और दक्षिणी चबूतरों पर अग्नि वेदिकाएँ मिलती है, जो कि शायद धार्मिक अनुष्ठान में काम आती थी। गढ़ी ही नहीं बल्कि निचले नगर की बस्ती भी रक्षात्मक दीवार से घिरी होने के कारण कालीबंगा का सिंधु सभ्यता के स्थलों में एक विशेष महत्व है। कुछ विद्वान मानते हैं कि संभवतः सिंधु सभ्यता एक बड़ा साम्राज्य था जिसकी 3 राजधानियाँ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा थी। कालीबंगा में हमें सबसे प्राचीन जूते हुए खेत और भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य भी उपलब्ध होते हैं। अब हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत कालीबंगा सभ्यता और संस्कृति पर थोड़ा संक्षिप्त में प्रकाश डालेंगे। उसमें पहला बिंदु लेते हैं हम नगर निर्माण एवं आवास व्यवस्था या भवन निर्माण। कालीबंगा में विस्तृत उत्खनन के बाद यहाँ का आवासित जो क्षेत्र है वह लगभग 1.5 किलोमीटर भूभाग में फैला हुआ था और जिसे यहाँ का जो पश्चिमी टीला है जिसे कालीबंगा 1 नाम दिया गया है, ये लगभग 12 मीटर ऊंचा है और समानांतर चतुर्भुज आकार में 250 मीटर उत्तर दक्षिण और 180 मीटर पूर्व पश्चिम में विस्तृत है, जिसे हमें सिंधु पूर्व संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। ऐसे भी प्रमाण हमें मिलते हैं कि 2700-2600 ईसा पूर्व में भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के कारण सिंधु पूर्व संस्कृति नष्ट हो गई थी और नदी की बाढ़ के फलस्वरूप सिंधु पूर्व संस्कृति की ध्वंसावशेषों पर रेत की परत जम गई और कालांतर में जो लोग यहाँ बसे उनकी संस्कृति विकसित सिंधु सभ्यता के समान थी। कालीबंगा में मिट्टी के एक ऊंचे टीले पर गढ़ी एवं निचला नगर के रूप में बसाया गया। नगर के चारों ओर एक रक्षा प्राचीर हमें मिलती है जो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की नगर योजना से मिलती जुलती है। गढ़ी को उसी स्थान पर बसाया गया जहाँ सिंधु पूर्व संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। ऐसा शायद इसलिए किया होगा क्योंकि यह जगह सामान्य धरातल से कुछ ऊंची थी, जो सुरक्षात्मक दृष्टि से उनके लिए उपयोगी रही होगी। इसके चारों ओर 3 से 7 मीटर तक एक ऊंची रक्षा प्राचीर, 3 से 7 मीटर चौड़ी एक रक्षा प्राचीर में मिली है, जिसमें चारों दिशाओं में द्वार के प्रमाण में मिलते हैं। दक्षिण द्वार के दोनों ओर सुरक्षा कर्मियों के कक्ष भी हमें मिले हैं। गढ़ी के बीच में पूर्व पश्चिम दिशा में एक दीवार बनाकर 2 भागों में बांट दिया गया था। गढ़ी की प्राचीर को मजबूती देने के लिए स्थान स्थान पर उस पर बुर्ज बने हुए थे। दीवार और बुर्ज का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया था। कालीबंगा की जो सड़कें थी वो
सुनियोजित रूप से बनी हुई थी। उत्तर दक्षिण की ओर 5 तथा पूर्व पश्चिम की ओर 3 मुख्य सड़कों का हमें साक्ष्य उपलब्ध होता है। कई छोटी गलियों के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। सड़कों के मोड़ पर बने मकानों को यातायात से क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए कहीं कहीं सड़क के किनारे लकड़ी के खंभे भी बनाए गए थे, जैसा आजकल दीप स्तंभ के रूप में बनाए जाते हैं। सड़कों के सामने कुछ घरों के आगे आयताकार चबूतरे बने हुए थे, जो कि गाँवों में हमें आज भी देखने को मिलते हैं। अंतिम चरण की सड़कों को पक्की बनाने का प्रयास किया गया था। सड़कों को पक्की बनाने के प्रयास हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी नहीं मिलते हैं। हमें कालीबंगा में सार्वजनिक नालियों के अवशेष नहीं मिलते हैं, लेकिन लकड़ी से बनी नालियाँ बनाने के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं, जो कि हमें सिंधु सभ्यता के अन्य स्थलों से प्राप्त नहीं होते हैं। कालीबंगा में मकानों के दोनों ओर सड़कें थी। साधारणतः घरों में एक आंगन होता था, इसमें कहीं कहीं कुआं भी मिला है। कुछ घरों के दरवाजे काफ़ी चौड़े होते थे, जिसमें बैलगाड़ी घर के अंदर तक आ जा सकती थी। आंगन में कच्ची ईंटों की नांद भी मिली है, जिसमें पशुओं को चारा पानी दिए जाने का अनुमान लगाया जाता है। आंगन के 3 और 6 या 7 कमरे होते थे, जिनमें से एक कमरा धार्मिक कार्यों के लिए होता था। एक घर में ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी हमें प्राप्त होती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की भांति मकानों के दरवाजे गली में खुलते थे। दरवाजे में शायद एक ही किवाड़ लगाया जाता था, क्योंकि हमें एक ही छेद मिला है किवाड़ लगाने के लिए। कालीबंगा के घर कच्ची ईंटों के बने थे, जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने होने के हमें साक्ष्य मिलते हैं। पक्की ईंटों का प्रयोग यहाँ केवल कुएं, नालियों, स्नानागारों में हुआ है। मकानों का फर्श मिट्टी को कूट कर या कभी कभी कच्ची और पक्की ईंटों को बिछा कर भी बनाया जाता था। एक जगह फर्श की ईंटों पर वृत्त को काटते हुए वृत्त का बहुत सुंदर अलंकरण किया गया है, अर्थात अलंकृत ईंटों का फर्श हमें प्राप्त होता है। यह केवल हमें कालीबंगा से ही मिलता है, अलंकृत ईंटों का फर्श। ऊपरी छत को सहारा देने के लिए खंभे लकड़ी के प्रयोग किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। आंगन को गोबर से लीपने का भी अनुमान किया जाता है। यहाँ निचले नगर के बाहर पूर्व में एक छोटे से टीले के उत्खनन से ईंटों के घेरों में अग्नि वेदिकाओं का समूह मिला है। गढ़ी के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में कब्रिस्तान के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। दूसरे बिंदु के तहत हम देखेंगे यहाँ से मिले हुए मृदभांड किस प्रकार के थे, बर्तन एवं अन्य सामग्री कौन कौन सी हमें उत्खनन में मिली है। कालीबंगा के उत्खनन से हमें कई प्रकार के मृदभांड, बर्तन एवं उनके अवशेष मिलते हैं। मृदभांडों को चाक पर बनाया जाता था, मगर उनमें सुंदरता और सुडौलता नहीं थी। ये लाल रंग के होते थे, जिनके ऊपर और बीच में काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं बनाई जाती थी। इन पर फूल, पत्ती, चौपड़, पक्षी, खजूर आदि का तथा चौकोर, गोल, जालीदार, वृत्ताकार, घुमावदार एवं समानांतर रेखाओं के द्वारा इनको मृदभांडों को अलंकृत किया जाता था। बर्तनों में हमें विभिन्न प्रकार के बर्तन, गड़े, प्याले, लोटे, हांडियाँ, रकाबियाँ, सरावलें, पेंदे वाले ढक्कन व लोटे मिले हैं। इन बर्तनों पर मछली, कछुए, बतख, हिरण आदि के चित्र अंकित किए जाते थे। उत्खनन में हमें खिलौने, पशु पक्षियों के स्वरूप, मिट्टी की मोहरें, चूड़ियाँ, तोल, तांबे की चूड़ियाँ, चाकू, तांबे के औजार, कांच की मणियाँ आदि चीज़ें भी हमें प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन किस प्रकार का था, यहाँ कृषि उद्योग की स्थिति किस प्रकार की थी। कालीबंगा में सुरक्षा दीवार के बाहर जूते हुए खेत के साक्ष्य में मिलते हैं, जो शायद विकसित सिंधु संस्कृति से पूर्व के थे। इस खेत में हल की रेखाएं 2 दिशाओं पश्चिम और उत्तर दक्षिण में हैं, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में हैं। ये रेखाएं पूर्व पश्चिम में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, उत्तर दक्षिण में 1.90 मीटर की दूरी पर है। एक प्रकार से हम कहें कि ये एक जालीदार जुताई के प्रमाण हैं।
इस प्रकार की जुताई हमें वर्तमान में हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है। ऐसी जुताई में दो तरह का अनाज एक साथ बोया जाता है, जो आज भी हमें कम पानी वाली जगहों पर दिखाई देता है, जहाँ चना और सरसों या चना और जौ एक साथ एक ही खेत में लोग बोते हैं। वर्तमान में भी फसलों के बोने का इस प्रकार का जो ज्ञान है, ये यहाँ के निवासियों के उन्नत कृषि की जानकारी को प्रकट करता है। कालीबंगा से हमें अनाज के दाने मिले हैं। गेहूँ और जौ यहाँ के मुख्य खाद्यान्न थे। सरसों, तिल, मटर आदि फसलें भी यहाँ उगाई जाती थी। कालीबंगा से मिले एक बर्तन के टुकड़े पर सूती कपड़े के निशान हैं। यहाँ से एक उस्तरे पर भी कपास का वस्त्र लिपटा हुआ मिलता है हमें, जो यहाँ कपास उगाए जाने का साक्ष्य है। साथ ही कताई बुनाई व्यवसाय की भी जानकारी देता है। कृषि के लिए भूमि की जुताई होने से ऐसा माना जाता है कि यहाँ कृषि से संबंधित औजार बनाने का कार्य उन्नत दशा में था। साथ ही मृदभांड, बर्तन व्यवसाय, तांबे के उपकरण और औजार बनाने का कार्य भी यहाँ किया जाता था। गढ़ी और भवनों के जो हमें अवशेष मिलते हैं, वो यहाँ के निर्माण उद्योग की प्रगति की जानकारी भी हमें देते हैं। सिंधु सभ्यता वासियों का धार्मिक विश्वास कालीबंगा में किस प्रकार परिलक्षित होता है, ये हम देखते हैं। कालीबंगा में गढ़ी के दक्षिणी भाग में एक दूसरे से अलग और सुरक्षा दीवार से हटकर हमें कुछ चबूतरे प्राप्त हुए हैं। एक चबूतरे पर अग्नि वेदिकाएँ, कुआं और एक आयताकार गड्ढा मिला है, जिसके भीतर चारों ओर पालतू पशुओं की हड्डियाँ और हिरण के सींग मिले हैं, जो यहाँ के धार्मिक अनुष्ठान में पशु बलि दिए जाने की ओर संकेत करते हैं। अग्नि वेदिकाओं का मिलना भी इनके धार्मिक विश्वास का एक प्रकार का सूचक है। लेकिन यहाँ सिंधु सभ्यता के अन्य नगरों के समान मातृ देवी की कोई मरण मूर्ति नहीं मिलती है, और न ही यहाँ किसी वस्तु पर मातृ देवी का अंकन मिलता है, जिससे ऐसा माना जाता है कि यहाँ मातृ देवी की उपासना प्रचलित नहीं थी। लेकिन यहाँ पर लिंग और योनि को एक साथ दिखाया गया है। हो सकता है लोग लिंग और योनि का धार्मिक महत्व रहा हो या इनकी पूजा करते हो। पर यहाँ एक दक्षिणी भाग में एक चबूतरे के ऊपर कुएं के पास 7 आयताकार अग्नि वेदिकाएँ हमें मिली है, जिनमें राख, कोयला, मिट्टी का बेलनाकार खंभा और मिट्टी के केक मिले हैं। पास के चबूतरे पर कुएं से पानी लाकर लोग स्नान करते थे। गढ़ी के दक्षिणी भाग को उत्तरी भाग से एक दीवार बनाकर अलग किया जाता था, जो उत्तरी भाग में पुरोहितों के भवन होने का अनुमान लगाया जाता है। ये सारे क्रियाकलाप जो है, अग्नि वेदिकाओं का मिलना, पुरोहितों का ना, ये सब इनके धार्मिक जीवन से संबंधित चीज़ें थी, और यहाँ के चबूतरों का भी धार्मिक महत्व होने का प्रकार से अनुमान लगाया जाता है। सिंधु सभ्यता वासियों के सामाजिक जीवन के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर अनुमान लगाया जाता है। जैसे बीबी लाल ने यहाँ के उत्खनन के आधार पर यहाँ के सामाजिक वर्गों को एक प्रकार से अनुमान लगाया है कि जिस प्रकार यहाँ अनाज रखने के गड्ढे वगैरह मिले हैं, तो यहाँ के किसानों के निवास स्थान रहे होंगे, और यहाँ उसमें आसपास कालीबंगा में कृषि करते होंगे। कुछ लोग व्यापारी रहे होंगे। कुछ घरों में मुद्राओं के मिलना उन घरों के मालिकों का व्यापारी होने का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। मुद्राओं से माल को अंकित कर उनका निर्यात भी किया जाता होगा। बीबी लाल का यह भी कहना है कि निचले नगर में मुख्य रूप से कृषक और व्यापारी 2 वर्ग रहते थे, और चूँकि गढ़ी के दक्षिणी भाग में चबूतरे और अग्नि वेदिकाएँ मिले हैं जिनका धार्मिक रूप से महत्व था, तो पुरोहितों के होने का भी यहाँ अनुमान लगाया जाता है। बीबी लाल का यहाँ तक मानना है कि गढ़ी में रहने वाले मुख्य पुरोहित और अन्य पुरोहितों की यहाँ की शासन व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। पुरोहित वर्ग वंशानुगत हो सकता है। कालीबंगा के निचले नगर की रक्षा दीवार के बाहर के घरों को मजदूरों का निवास माना गया है। एक स्थान पर बड़ी संख्या में मृदभांड खंड मिलने से वहाँ कुमार का भट्टा होने का भी अनुमान लगाया जाता है।
इन सभी आधारों पर बीबी लाल का मानना है कि यहाँ कालीबंगा में पुरोहित, कृषक, व्यापारी व मजदूर आदि सामाजिक वर्ग विद्यमान थे। स्वराज्य प्रकाश गुप्त के अनुसार आवासों के आधार पर उन्होंने कालीबंगा में 3 वर्ग होने का अनुमान लगाया है। जैसे गढ़ी में रहने वाले लोग, दूसरे गढ़ी के पारस्व में रहने वाले लोग और तीसरे गिरनगर के निचले भाग में रहने वाले लोग। एसपी गुप्त का मानना है कि शायद ये 3 अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग समाज के 3 अलग अलग वर्गों के द्योतक हो सकते हैं। कालीबंगा में जिस प्रकार हमें शव विसर्जन के 3 प्रकार मिलते हैं, वे भी शायद इन तीनों वर्गों से अलग अलग रूप से संबंधित हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि शव विसर्जन के तीनों प्रकार अलग अलग सामाजिक वर्गों से संबंधित हो, क्योंकि सिंधु संस्कृति के अन्य स्थलों से मिले कंकालों के आधार पर वहाँ विभिन्न जातियों के लोगों की उपस्थिति प्रमाणित होती है। तो अब हम देखेंगे शव विसर्जन किस प्रकार का था यहाँ का। कालीबंगा में दुर्ग से लगभग 200-300 मीटर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में कब्रिस्तान मिला है। घग्गर नदी में बाढ़ के दौरान कब्रिस्तान में पानी बढ़ जाने से कुछ कब्रें क्षतिग्रस्त भी हो गई है। कब्रें अलग अलग गहराई पर मिली है, जिससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस कब्रिस्तान का प्रयोग लंबे समय तक किया जाता रहा। इन कब्रों में जो मृदभांड एवं सामग्री मिली है वह सभी सिंधु काल की है। कब्रिस्तान में हमें 3 प्रकार के शव विसर्जन के प्रमाण मिलते हैं, जैसे पूर्ण शव विसर्जन, आयताकार गड्ढों में प्रतीक शव विसर्जन और अंडाकार गड्ढों में शव विसर्जन। पूर्ण शव विसर्जन के तहत शव को पीठ के बल लिटाकर सिर उत्तर की ओर एवं पैर दक्षिण दिशा में रखे गए थे। उसके साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी हमें रखी हुई मिलती है। और फिर उस आयताकार कब्र में गड्ढे के चारों ओर कच्ची ईंटों की चिनाई हमें मिलती है, जिससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शायद शवों को यहाँ दफनाया जाता था या उनका समाधिकरण किया जाता था कब्रिस्तान के अंदर। तो इसे हम पूर्ण रूप से समाधिकरण या दफनाना कह सकते हैं। आयताकार गड्ढों में जो प्रतीक शव विसर्जन मिला है, तो इसमें एक इन गड्ढों में, आयताकार गड्ढों में मृदभांडों के अंदर जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिली है, इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि इन मृदभांडों में शायद राख या अस्थि अवशेष रखे जाते होंगे, या एक प्रकार से जिन लोगों की मृत्यु उनके घरों से दूर रही होगी उनको प्रतीक रूप से एक प्रकार से यहाँ दफनाने की विधि पूर्ण की गई होगी। या ऐसा भी हो सकता है कि शव को जलाकर उसमें राख इकट्ठी की गई हो और फिर बाद में उसे नदी में बहा दिया गया हो और वो केवल कब्र रह गई हो उस व्यक्ति की। ऐसे केवल हम अनुमान ही लगा सकते हैं। अंडाकार गड्ढों में शव विसर्जन भी एक प्रकार से प्रतीकात्मक शव विसर्जन का प्रमाण है। यहाँ भी गड्ढों में विभिन्न प्रकार के बर्तन, आभूषण या दैनिक उपयोग की वस्तुएं हमें मिली है। इसे भी प्रतीक शव विसर्जन का ही एक प्रकार से प्रमाण माना जाता है। सिंधु लिपि के जो साक्ष्य है वो हमें कालीबंगा में भी मिलते हैं। बीबी लाल का कहना है कि कालीबंगा में उत्खनन के दौरान एक मृदभांड पर सिंधु लिपि के चिन्ह मिले हैं, जिसमें उत्कीर्ण चिन्हों में बाईं ओर स्थित चिन्ह अपने पार्श्ववर्ती दाएं चिन्हों को काटता है। बीबी लाल का मानना है कि चिन्हों के लिखने के पूर्वापर संबंध को इससे निश्चित किया जा सकता है, और लाल ने इसे खरोष्टी लिपि के समान माना है। इस प्रकार बीबी लाल का कहना है कि कालीबंगा में मिली सिंधु लिपि के लेख दाईं ओर से बाईं ओर की ओर लिखे जाते थे। इस प्रकार सिंधु सभ्यता के विभिन्न उसके समान नगर निर्माण, आवास योजना,
हम कहें मृद्भांडों का मिलना, कृषि, उद्योग इत्यादि चीज़ें हमें मिलती है। अब हम देखें कि इस कालीबंगा संस्कृति का अंत किस प्रकार का हुआ। पूरा वनस्पति विशेषज्ञ गुरुदीप सिंह का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कालीबंगा संस्कृति नष्ट हुई होगी। उनके अनुसार 3000 से 1800 ईसा पूर्व में राजस्थान के क्षेत्र में पर्याप्त आर्द्रता और हरियाली थी और 1800 ईसा पूर्व के लगभग यहाँ शुष्क जलवायु प्रारंभ हुई और इसी जलवायु परिवर्तन के कारण कालीबंगा संस्कृति का विनाश हो गया। दूसरा अनुमान यह है कि क्योंकि यहाँ हमें भूकंप आने के प्रमाण मिलते हैं, तो भूकंप के कारण नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया होगा। नागरिकों का यातायात, व्यापार और कृषि नदियों पर ही निर्भर थी। नदियों के मार्ग बदलने के कारण ये स्थान धीरे धीरे निर्जन हो गया, लोग दूसरी जगह चले गए। तीसरा जो अनुमान है वो भी नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन से संबंधित है। डेल्स का कहना है कि 1750 ईसा पूर्व के लगभग नदियों के मार्ग परिवर्तन के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे कालीबंगा जो का क्षेत्र है वो जल से वंचित हो गया और सिंचाई एवं पीने के पानी की कमी हो गई, जिससे अन्नाच्छादन की स्थिति बनी होगी। तो इससे भी ये सभ्यता समाप्त हो गई। कार्बन 14 विधि से भी कालीबंगा संस्कृति के अंत की यही तिथि लगभग 1750 ईसा पूर्व में ज्ञात होती है और यही तिथि नदियों के मार्ग परिवर्तन के संबंध में भी डिसाइड की गई है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि कालीबंगा संस्कृति का जो अंत हुआ वो प्राकृतिक कारणों से संबंधित है, भले ही वो जलवायु परिवर्तन हो, चाहे भूकंप के कारण नदियों का मार्ग परिवर्तन हो या नदियों द्वारा अपना मार्ग परिवर्तन करने से लोगों के द्वारा इस स्थान को छोड़ दिया गया हो। तो ये सारी चीज़ें जो है प्राकृतिक है। तो इस प्रकार राजस्थान में जो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो हनुमानगढ़ ज़िले में कालीबंगा से मिलता है और यहाँ मिट्टी के टीलों की खुदाई में हमें नगर निर्माण, यहाँ की आवास व्यवस्था, यहाँ के मृद्भांड, यहाँ के बर्तन, शव विसर्जन के प्रकार, सामाजिक संरचना, सिंधु लिपि, यहाँ के कृषि और अन्य उद्योग और हम ये कहें धार्मिक विश्वास और अनुष्ठान, इन सब की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो कालीबंगा जो है, कालीबंगा में मानव सभ्यता सिंधु सभ्यता से भी पुरानी है, इसलिए इसे प्राक सिंधु संस्कृति का स्थल भी माना जाता है और सिंधु संस्कृति के बराबर या उसी काल में भी यहाँ मानव सभ्यता पुष्पित और पल्लवित हो रही थी और उसके बाद प्राकृतिक कारणों से इस सभ्यता का अंत हो गया। जय हिंद।